Hello future healthcare heroes. Welcome back to my YouTube channel एज एफ नर्सिंग। तो हमने विटामिन के बारे में स्टडी कर लिए थे। विटामिन्स में हम विटामिन ए को कंप्लीट कर लिए थे। जो भी नहीं देखा है चैनल पे विजिट करके देख सकता है। तो आज इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आप सबको टॉपिक के बारे में थोड़ा अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि बड़े ही मेहनत से आपके लिए यूजफुल वीडियो लाता हूँ, जिसे आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिल सके। आज आपको सक्सेस मिलेगा तभी मेरा भी मोटिव पूरा होगा और मैं भी सक्सेस की ओर बढ़ पाऊंगा। तो शुरू करते हैं की पॉइंट से, जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन डी का इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका डेफिनेशन को समझेंगे। नेक्स्ट हम विटामिन डी का सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कौन कौन सा सोर्स से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे कि पर डे के हिसाब से हमें कितना अमाउंट में या कितना क्वांटिटी में विटामिन डी का रिक्वायरमेंट रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम विटामिन डी का टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये विटामिन डी का कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम विटामिन डी का फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि विटामिन डी हमारा बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन करवाता है या क्या क्या फंक्शन करता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हम जानेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी होने पर या टॉक्सिसिटी होने पर हमारा बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। लास्ट में हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो ये जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी को हम और 4 नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या है, कौन कौन सा नाम से हम विटामिन डी को जानते हैं? सनशाइन विटामिन, इसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एंटी रिकेट्स विटामिन, इसको हम एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। नेचुरल विटामिन, इसे हम नेचुरल विटामिन भी बोलते हैं। उसके अलावा एंटी रिहाटिक विटामिन, ये विटामिन डी को हम एंटी रिहाटिक विटामिन भी बोलते हैं। तो ये जो नाम पड़ा है या नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसका पीछे का रीजन भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सनशाइन विटामिन, ये विटामिन डी को सनशाइन विटामिन क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हमारा स्किन में सनलाइट एक्सपोज होता है तब बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है। इसके लिए ये विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोला जाता है। ये समझ में आ गया। फिर एंटी रिकेट्स विटामिन, इसमें एंटी का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट। ये रिकेट का अगेंस्ट में काम करता है। ये रिकेट्स क्या होता है? ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी होने पर बच्चों के अंदर ये डिजीज देखने को मिलता है। अगर बच्चों के अंदर ये रिकेट्स डिजीज हो रहा है तो वो डिजीज से हमें बचाता है विटामिन डी। इसके लिए ये विटामिन डी को हम एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। फिर नेचुरल विटामिन, इसको हम नेचुरल विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विटामिन हमें नेचर से मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। इसके लिए ये विटामिन को हम नेचुरल विटामिन बोलते हैं। ये हमें कोई फूड सोर्सेस से नहीं मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। फिर एंटी रिहाटिक विटामिन, एंटी रिहाटिक विटामिन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो विटामिन बी है,
ये विटामिन डी हमारा बॉडी का कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को इंटरफियर करता है। इसका डेफिशिएंसी होने पर हमारा बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस लेवल का डिस्टरबेंस होता है। इसके लिए हमारा मिनरल डेफिशिएंसी, जो कि हम आगे साइन सिम्टम में देखेंगे, मस्कुलर टिटेनी हो सकता है। तो इसके लिए ये विटामिन को हम एंटी रिहाइटिक विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस लेवल में इंटरफियर करता है। फिर नॉर्मल सेरम विटामिन डी लेवल 20 टू 50 नैनोग्राम पर ml। ये जो विटामिन डी का बात करें तो सबसे पहले उसका नॉर्मल सेरम लेवल पूछा जाता है। तो कितना है उसका नॉर्मल सेरम लेवल? 20 टू 50 नैनोग्राम। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवर्ड बाय अंगुस एंड सर एडवर्ड मेलन। ये किसके द्वारा विटामिन डी डिस्कवर किया गया था? अंगुस एंड सर एडवर्ड मेलन के द्वारा विटामिन डी डिस्कवर किया गया था। कब? इन 1931। इन 1931 में डिस्कवर किया गया था। फिर विटामिन डी कैन सिंथेसिस इन द बॉडी। ये विटामिन डी हमारा बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है इन एडिक्वेट अमाउंट बाय सिंपल एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर हम सनलाइट में थोड़ा सा समय के लिए या थोड़ा सा टाइम के लिए भी एक्सपोजर हो रहे हैं तो हमारा बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। इवन फॉर 5 मिनट पर डे इज सफिशिएंट। अगर हम पर डे 5 मिनट भी सनलाइट में एक्सपोजर हो रहे हैं तो हमारे लिए एनफ है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं विटामिन डी क्या होता है, उसका डेफिनेशन को समझते हैं। विटामिन डी इज ए फैट soluble vitamin that plays a crucial role in calcium absorption and bone health. It's unique because our bodies can produce it when exposed to sunlight. तो ये विटामिन डी एक फैट soluble विटामिन होता है और ये हमारा बॉडी के अंदर क्रूशियल रोल प्ले करता है या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है और उसके साथ बोन को हेल्दी बनाता है। इट्स यूनिक। ये विटामिन हमारे लिए यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। जब हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तब ये हमारा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके लिए ये हमारे लिए यूनिक है। ये कोई फूड सोर्सेज से हमें ये विटामिन नहीं मिल रहा है। अभी हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। अगर हम सनलाइट में एक्सपोजर हो रहे हैं या एक्सपोज हो रहे हैं तो हमें विटामिन डी मिलेगा। अभी अभी हम बात किए कि हमारा बॉडी जब सनलाइट में एक्सपोज होता है तो बॉडी खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? ना हमारा जो स्किन है, उस स्किन के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और जब यूवी रेज डायरेक्टली हमारा स्किन के अंदर पड़ता है या स्किन के ऊपर पड़ता है तब लुमिस्ट्रॉल बनता है और वो लुमिस्ट्रॉल विटामिन डी2 के साथ मिलके विटामिन डी1 और कैल्सीफेरॉल बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके। और कौन कौन सा सोर्सेस से हमें विटामिन डी मिलता है? सबसे पहले एनिमल सोर्सेस। इसमें कॉड लिवर ऑयल, एग यक, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तो इसमें हम
कॉड लिवर ऑयल से विटामिन डी मिलता है या गियोक से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें कौन सा सोर्सेस से मिलता है। जितने भी फैटी फिशेस हैं, लाइक सैल्मन, मैक्रेल, टूना, ये सब जितना फैटी फिशेस है, इनसे हमें सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। फिश लिवर ऑयल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये जो फिश लिवर ऑयल है, इसके अंदर कॉड भी आता है, तो ये फिश लिवर ऑयल से हमें सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट हम प्लांट सोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमें कौन कौन सा प्लांट सोर्सेज से विटामिन डी मिलता है। स्पिनाच से मिलता है, कैबेज से मिलता है, और मशरूम से भी हमें मिलता है। नेक्स्ट हम विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फेंट का देखेंगे। इन्फेंट का 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायरमेंट रहता है। फिर जो चिल्ड्रेन जो कि 1 से 18 साल हो, वो पीरियड में 15 माइक्रोग्राम या 600 इंटरनेशनल यूनिट का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर जो अडल्ट पीरियड आता है, उसमें जो कि 19 से 70 इयर्स तक है, उसमें 15 माइक्रोग्राम या 600 इंटरनेशनल यूनिट का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर जो कि एबव 70 इयर्स जो एज ग्रुप होते हैं, उनको 20 माइक्रोग्राम या 800 इंटरनेशनल यूनिट का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन, उनको 15 से 20 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट रहता है, या हम बोलेंगे इंटरनेशनल यूनिट में बोलेंगे तो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट है टाइप्स। इसमें हम विटामिन डी का टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये विटामिन डी का 5 रूप देखने को मिलता है। सबसे पहले विटामिन डी1, जिसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और ये कैल्सीफेरॉल कैसे बनता है? विटामिन डी2 जो कि हमारा एर्गो कैल्सीफेरॉल है, और उसके साथ जो हमारा लुमिस्ट्रोल है, जो कि थोड़ी देर पहले मैं बताया था। लुमिस्ट्रोल कैसे बन रहा था ना, जो हमारा स्किन के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में जब यूवी रेज पड़ता है, तब क्या बन रहा था? लुमिस्ट्रोल बन रहा था। और विटामिन डी2 और ओ लुमिस्ट्रोल मिला के ये क्या बनता है? विटामिन डी1 बनता है। फिर विटामिन डी2, जिसको हम एर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है ना? जितने भी प्लांट सोर्सेस से, जितने भी प्लांट सोर्सेस है, वो प्लांट सोर्सेस से हमें विटामिन डी2 मिलता है। फिर विटामिन डी3, जिसको हम कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, और कैल्सीट्रायल के नाम से जानते हैं। और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था? ये हमें एनिमल सोर्सेस से ऑब्टेन होता है। जितने भी एनिमल सोर्सेस हैं, जितने फिश, एग या मीट, वो सबसे हमें विटामिन डी3 मिलता है। फिर विटामिन डी फोर को हम डाईहाइड्रो टेकिस्टेरोल के नाम से जानते हैं, और ये हमें कोई फूड सोर्सेस से नहीं मिलता है। ये प्रोड्यूस होता है थ्रू केमिकल सिंथेसिस। और ये इसका काम क्या रहता है ना, ये ट्रीटमेंट में काम में आता है। जैसे कि हमारा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया, ऑस्टियोमालेशिया हो गया, और ट्रीटमेंट के टाइम में ये काम में आता है। फिर डी5, विटामिन डी5, जिसको साइटोकैल्सीफेरॉल या सीटोकैल्सीफेरॉल के नाम से हम जानते हैं, ये भी हमारा केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही सिंथेसिस होता है। और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम कोई फार्मास्यूटिक्स ड्रग्स बना रहे हैं, उस टाइम में उसका डेवलपमेंट करने के लिए ये साइटोकैल्सीफेरॉल को यूज करते हैं, जो कि पर्टिकुलरली हमारा बोन हेल्थ को लेके या इम्यून फंक्शन को लेके कोई ड्रग्स बन रहा है, तो उसमें ये यूज होता है। तो चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो विटामिन डी का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन जीआईटी।
बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने में, किसका? ना कैल्शियम एंड फास्फोरस का। कहाँ पे? इन जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। वहाँ विटामिन डी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जो हमारा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, और वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पे क्या करता है? जीआईटी से कैल्शियम और फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। ये समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, विटामिन डी हेल्प्स, विटामिन डी हमें हेल्प्स करता है या हेल्प करता है टू मेंटेन द कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द बॉडी। विटामिन डी हमें हेल्प करता है, हमारा जो बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है बाय स्टिमुलेटिंग, कुछ काम करके। तो क्या काम करके वो हेल्प हेल्प करता है हमें कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को मेंटेन करने में? तो सबसे पहला काम क्या है? एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला फंक्शन हम पढ़े हैं अभी जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता था। तो बताओ कि अगर वो वहां पे एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा है विटामिन डी, तो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस लेवल मेंटेन होके रहेगा कि नहीं? तो मेंटेन करेगा कि नहीं? करेगा। फिर सेकंड, रिटेंशन बाय द किडनी। ये किडनी के द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हम रेनल सिस्टम पढ़े थे, उसमें किडनी से हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता था कैल्शियम और फास्फोरस का। तो कमेंट में बताना नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन होता था? अगर किडनी से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम और फास्फोरस का, तो ये ऑब्वियसली हमारा बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को मेंटेन करके रखेगा। फिर विटामिन डी हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स है। फिर विटामिन डी हमें हेल्प करता है हमारा बोन के अंदर कैल्शियम को डिपोजिशन करना या डिपोजिट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमारा बॉडी के अंदर या बोन के अंदर कैल्शियम वो डिपोजिट कर रहा है तो बोन मजबूत होगा। और ये जो कैल्शियम होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ा देता है। जो हमारा बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिविटी या सेल का एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, उसका काम क्या रहता था? वो बोन फॉर्मिंग का काम करता था, वो बोन को बनाने में हेल्प करता था। और दूसरा टाइप का जो था ऑस्टियोक्लास्ट, उसका काम क्या था? उसका काम क्या था? उसका काम था कि बोन को डिस्ट्रक्शन करना या बोन को तोड़ने का काम करता था। तो ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी हमारा बोन मजबूत हो जाता है, बोन का सेल तैयार हो जाता है। फिर विटामिन डी हेल्प्स द इम्यून सिस्टम। तो ये जो हमारा विटामिन डी है, ये हमारा इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। ये जो हमारा इम्यून सेल होते हैं, जितने भी इम्यून सेल होते हैं, वो टी सेल,
या बी सेल या जो मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल या एनके सेल, जो भी सेल होते हैं, उस सेल को हेल्प करता है। उस सेल का जो एक्टिविटी रहता है, वो एक्टिविटी को ये एनहांस करता है, हेल्प करता है उनको। जैसे टी सेल का क्या काम रहता था, वो रिकॉग्नाइज करता था और जो इन्फेक्टेड सेल है उसको किल कर देता था। और जो बी सेल है वो क्या करता था, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता था, वो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जितने मैक्रोफेजेस होते थे वो क्या करते थे, जितने फॉरेन पार्टिकल्स या जो पैथोजेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको एनगल्प करके डाइजेस्ट कर देते थे। एनगल्प क्या, एनगल्प का मीनिंग क्या होता है, निगल जाना। निगल जाते थे और डाइजेस्ट करके रख देते थे। तो ये जो हमारा इम्यून सेल है, इम्यून सेल को ये विटामिन डी हेल्प करता था। नेक्स्ट है विटामिन डी एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ये विटामिन डी हमारे लिए जो सेल ग्रोथ करने में ये हमें हेल्प करता था या करता है, और उसके साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी ये मेंटेन करके रखता है। जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है और रिस्क से वो क्या करता है, में प्रिवेंट करवाता है, या जो रिस्क है रिस्क को रिड्यूस करता है। चलिए डेफिशिएंसी का बात करें तो इसमें सबसे फास्ट क्या होता है, मस्कुलर टिटेनी होता है। ये मस्कुलर टिटेनी हम किसे बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं। इसमें मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाता है या स्टिफनेस आ जाता है। वो क्यों होता है, जो हमारा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस के लिए ये देखने को मिलता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रहा है तो कैल्शियम और फास्फोरस लेवल मेंटेन होकर नहीं रहेगा, इनबैलेंस हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमारा बॉडी के अंदर मस्कुलर टिटेनी देखने को मिलेगा। फिर रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंदर रिकेट्स देखने को मिलेगा। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो चिल्ड्रेन के अंदर रिकेट्स देखने को मिलेगा। फिर ओस्टियोमालेशिया इन एडल्ट, जो एडल्ट है वो एडल्ट के अंदर ओस्टियोमालेशिया देखने को मिलेगा, जिसको हम एडल्ट रिकेट्स के नाम से जानते हैं। और हम ओस्टियोमालेशिया किसे बोलते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है इन एडल्ट केस, एडल्ट के अंदर, तब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हमारा बोन सॉफ्ट हो जाता है, इन व्हिच कॉल्ड ऑस्टियोमालेशिया। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमालेशिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा बोन सॉफ्ट हो जाता है। अगर हमारा बोन सॉफ्ट हो रहा है या हमें ऑस्टियोमालेशिया हुआ है तो उसमें क्या होने का चांसेस या क्या होने का खतरा रहता है, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर। इसमें बार बार बोन का फ्रैक्चर होना, रिपीटेडली ये बोन का फ्रैक्चर होना को हम फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर बोलते हैं, बार बार फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर स्यूडो फ्रैक्चर लाइन ऑन बोन, फिर हम आगे पिक्चर में देखेंगे हमारा बोन के अंदर स्यूडो फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलेगा। इस स्यूडो का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स। ये फॉल्स फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलेगा बोन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्कमैन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा डिजीज में,
मिल्कमैन सिंड्रोम देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो सीडोफैक्चर लाइन बोन, इसको हम मिल्कमैन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्टियोमालेशिया या एडल्ट रिकेट केस में देखने को मिलता है। इसमें हमारा बोन का डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। फिर इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है ऑस्टियोमालेशिया में? डिफॉर्मिटी ऑफ वेट बियरिंग बोन, डिफॉर्मिटी हो जाना किसके अंदर? जो वेट को कैरी करके रखते हैं जो बोन, वो बोन डिफॉर्मिटी हो जाता है। जब हम अभी खड़ा हुए हैं तो हमारा वेट बियरिंग बोन कौन सा हो गया? टिबिया, फिबुला, जो वेट को कैरी करके रखते हैं, बियर करके रखते हैं, तो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, ओस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट। और एडल्ट के अंदर और क्या कॉम्प्लिकेशन या और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो का मीनिंग क्या होता है? बोन होता है। ओस्टियो का मीनिंग बोन होता है। और पोर का मीनिंग क्या होता है? होल। बोन के अंदर होल देखने को मिलता है एडल्ट में। तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैविटी फॉर्मेशन इन बोन, जो कि बोन के अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या हो सकता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी से? वीकेंड इम्यून सिस्टम। ये हमारा इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जैसे कि हम देखे थे कि जो हमारा इम्यून सेल है, उसको एनहांस कर रहा था, उसका एक्टिविटी को ये बढ़ा रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था। तो ये जब डेफिशिएंसी होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाएंगे। उसके अलावा फैटिक देखने को मिलता है, कंप्लीटली एग्जॉस्ट, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सब। हमारे अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं बचा है, ऐसा लगेगा। तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जो हम रिकेट्स के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो ये रिकेट्स में जो चिल्ड्रन के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलता है, जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा को रिकेट्स हुआ है बोल के? तो सबसे पहले क्रैनियोटैप, जो कि न्यू टर्मिनोलॉजी आया है। तो ये क्रैनियोटैप क्या होता है? इसमें क्या होता है, स्कल बिकम थिन, जो बच्चे का जो स्कल है वो थिन हो जाता है और बेंड हो जाता है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर क्रैनियोटैप का पिक्चर है। इसमें वो बच्चे का स्कल क्या हुआ है, थिन हुआ है और बेंड भी हुआ है। फिर उसके बाद डिफेक्टिव बोन ग्रोथ, जो बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था बोन का, जब विटामिन डी का डेफिशिएंसी हुआ तब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन डी का डेफिशिएंसी होने पर हमारा बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। और हमारा बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम एक एसेंशियल कंपोनेंट बोल सकते हैं, या मिनरल बोल सकते हैं, जो कि हमारा ऑस्टियोब्लास्ट का या ऑस्टियोब्लास्ट सेल का एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारा जो बोन ग्रोथ है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर स्लो इरप्शन ऑफ टीथ, स्लो और इरप्शन ऑफ टीथ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद डिले क्लोजिंग ऑफ फ्रंटनेल। उसके बाद और क्या देखने के लिए मिलेगा वो बच्चे के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर? जो हमारा फ्रंटनेल है, वो फ्रंटनेल क्लोज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा। फिर बेंडिंग रिब्स, हमारा जो रिब्स है
तो रिब्स बैंड देखने के लिए मिलता है, जिसको हम पिजन चेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा डिजीज में पिजन चेस्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, बेंडिंग लेग्स। हमारा जो लेग्स है वो बेंड हो जाएगा, जैसे बोइंग लेग्स, धनुष की तरह इधर उधर हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जेनुफेरम बोलते हैं। फिर नॉक नी भी देखने के लिए मिलता है, जिसको हम जेनुवल्गम के नाम से भी जानते हैं। आगे हम और भी पिक्चर है उसको थोड़ा देख लेते हैं, जो भी हमारा बेंडिंग डिप्स या पिजन चेस्ट का है, या जेनुफेरम या जेनुवल्गम का पिक्चर देख के समझ लेते हैं कि ये रिकेट्स होता क्या है, कैसे दिखता है। तो सबसे पहले अगर बेबी को रिकेट्स हुआ है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। स्टोन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, वो न्यूट्रिशन के वजह से बच्चे के रिपीटेडली बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। फिर और क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, और सेप्स स्कॉल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए क्रैनियो टैब में, उसका जो सेप है स्कॉल का वो ऑड हो जाएगा। उसके बाद स्पाइन में डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगा, और हमारा रिब्स में भी ऑड शेप देखने के लिए मिलता है। पिजन चेस्ट देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा जो हमारा एल्बो है, एल्बो जॉइंट है, वो वाइड हो जाता है, ज़्यादा वाइड हो जाएगा। और हमारा जो रिस्ट है, वो रिस्ट भी ज़्यादा वाइड हो जाएगा। हमारा जो पेल्विक है, पेल्विक में डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलता है। हमारा जो नी है, नी जॉइंट भी वाइड हो जाता है। हमारा एंकल जॉइंट भी वाइड हो जाता है। और जो हमारा लेग है, वो धनुष की तरह ऐसे बेंड हो जाएगा। इसमें हम पिक्चर में देख सकते हैं जेनुवल्गम। ये गम, गम मीन्स क्या है, चिपक जाना है, जैसे कि गम है चिपक जा रहा है। तो ये कंडीशन में जब वल्गम होगा, जेनुवल्गम होगा, तब उस कंडीशन में उसका जो नी है ऐसे मिल जाएगा। ये पिक्चर में देख सकते हो। इसको हम नॉक नी के नाम से भी जानते हैं। फिर जेनुवैरम, रम, जब रम आएगा तो क्या होगा, इधर उधर पैर पड़ेगा, जैसे कि ऐसे हो जाएगा, जिसको हम बोल लेग्ड के नाम से भी जानते हैं, जेनुवैरम को। नेक्स्ट, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जेनुवैरम कंडीशन में हमारा बोन कैसे प्लेस होके रहता है, और जेनुवल्गम में भी हमारा जो बोन है उसको कैसे प्लेसमेंट होके रहता है। और हमारा नॉर्मल कंडीशन भी इधर दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जो जेनुवैरम है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता है, बो की तरह रहता है। और जो बलगम है, जेनुवल्गम है, वो गम की तरह चिपक जाता है, बोन हमारा चिपक जाता है, ऐसे देखने के लिए मिलता है। और जो नॉर्मल है ऐसे सीधा देखने के लिए मिलता है। फिर जो पिजन चेस्ट की बात कर रहे थे, जो कि बच्चों के अंदर देखने के लिए मिल रहा था, तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा फ्रंट या ब्रेस्ट बोन है वो एंटीरियर साइड में क्या निकल जाता है, आगे बाहर हो जाता है, जिसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एंटीरियर के साइड में उसका ब्रेस्ट बोन निकल चुका है। तो इस कंडीशन को हम पिजन चेस्ट बोलते हैं, जो कि जो बच्चों के अंदर जब रिकेट्स होता है या अडल्ट के अंदर जब रिकेट्स होता है उस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। देखिए, अभी हम क्या पढ़े थे, जो स्यूडोफैक्चर लाइन है उसको हम क्या बोल रहे थे, मिल्कमैन सिंड्रोम बोल रहे थे, या मिल्कमैन लाइन बोल रहे थे। ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिल्कमैन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, या स्यूडोफैक्चर लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि ओस्टियोमालेशिया में देखने के लिए मिल रहा था। अभी हम
टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी कब होता है? जब हम एक्सेस अमाउंट में विटामिन डी का कंजप्शन कर लेते हैं, मोर देन 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हाइपर कैल्सीमिया, पर्सन को हाइपर कैल्सीमिया होने का खतरा रहता है, उसके साथ किडनी डैमेज होने का भी खतरा रहता है। ऐसे और भी कुछ इशू भी देखने के लिए मिलता है। अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में अगर कोई पर्सन को डेफिशिएंसी हुआ है, तो उस पर्सन को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो सबसे पहले सप्लीमेंट दे सकते हैं। जो विटामिन D2 है या D3 है, विटामिन D2 हमें कहाँ से मिल रहा था? जो प्लांट सोर्सेज से, वहाँ से मिल रहा था। या विटामिन D3 भी दे सकते हैं एनिमल सोर्सेज से। उसका रेकमेंडेड कितना है? क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, उसको हम सप्लीमेंट दे सकते हैं विटामिन D2 का और विटामिन D3 का। और कितना दे सकते हैं? 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हम सप्लीमेंट दे सकते हैं। फिर प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन, फिर हम जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो प्रेस्क्रिप्शन को भी दे के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ज़्यादा डेफिशिएंसी हुआ है, तो उस कंडीशन में हम मेडिकेशन भी ले सकते हैं। कौन सा मेडिकेशन? कैल्सिट्रायल मेडिकेशन, अल्फा कैल्सिडल मेडिकेशन या पारी कैल्सिडल मेडिकेशन को हम ले सकते हैं, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करेंगे उसके बाद ये मेडिसिन हम ले सकते हैं। फिर डाइटरी सोर्सेस, जो डाइटरी सोर्सेस हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए, प्लांट सोर्सेस हो गया या एनिमल सोर्सेस। फिर उसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, अगर हम सनलाइट एक्सपोजर भी हो रहे हैं, सनलाइट में एक्सपोज हो रहे हैं, तभी भी हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारा विटामिन डी का डेफिशिएंसी को हम फिल कर सकते हैं। अगर हम 10 to 15 मिनट पर डे मिड डे सन एक्सपोजर कर रहे हैं, जब धूप ज़्यादा होता है, उस टाइम में अगर हम सन में एक्सपोज हो रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए पर डे, तभी भी हमारा जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी चीज़ का जानकारी या मदद के लिए हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जुड़े रहे एज ऑफ नर्सिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।